नहीं हो रहा। उसको ऐसे सिंपली नहीं देखना होता है। हम लोग उसको चेक भी करते हैं, तो कई बार अलग-अलग टीचर्स के बीच में उसका डिस्कशन भी होता है एक कॉपी को लेके, ठीक है? फिर एक मत बनता है कि किस अराउंड उसका नंबर आ सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी एक शिक्षक के द्वारा ही कॉपी आपकी इवैल्यूएट होती है, पढ़ी जाती है या उसमें रिमार्क्स बताए जाते हैं। 2-3 लोग होते हैं, अलग-अलग इंडिपेंडेंट, वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उसपे एक कॉमन ओवरव्यू बनाया जाता है और उसके बाद आपको बताया जाता है, ठीक है? सर जो सर हम लोग ये कॉपी कितने भेजे दिन हैं सर, में कब तक बताएंगे? इवैल्यूएट हो जाएगी? वो आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, जैसे-जैसे उनको मिलती जाएगी कॉपीज़, वो आपको देते भी मतलब देते जाएँगे, ठीक है? अभी यहाँ पे 2-3 कॉपी देख लेते हैं, ठीक है? कुछ कैसा आप लोगों के द्वारा लिखा गया है, कुछ मेरे पास आया था। तो डीआई में कितने मार्क्स आ रहे हैं? इसको अभी और कॉपीज़ देखेंगे हम और फिर बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है? अभी शुरुआती ज़्यादा कॉपीज़ नहीं देखी गई हैं अभी, ठीक है? आज तो आपके पास कॉपी आया ही है, ठीक है? और काम भी रहता है हम लोगों को, तो सर मेरा ओके। एक डाउट था। हाँ, बोलिए। सर जो क्वालिफाइड, जैसे ऑप्शनल और हिंदी में जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं का कॉपी अपलोड हुआ होगा ना? जी, जी, बिल्कुल, है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। क्यों आपको डर लग रहा था क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा तो सर आ ओके, गया है। नहीं, मैं ऐसे ठीक, ठीक। जानना चाह रहा था, मेरा तो सर आ गया हाँ, है। हाँ, ओके, ओके। क्योंकि इस सर बार जिसका ऑप्शनल नहीं पेपर आया भी है, जी, हेलो सर, जिसका 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 नहीं आया है, क्या ऑप्शनल जी, में उसका कुछ मतलब ये हो सकता है कि नहीं क्वालिफाई हुआ? हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आया हो ना, तो फिर भी हाँ। आप लोग उसमें कंप्लेन दायर ज़रूर कर दीजिएगा। सर मेरी ऑप्शनल कॉपी का मेरे पेपर, पोर्टल पे नहीं दिख रही है। ऑप्शनल का पेपर नहीं दिख रहा है सर पोर्टल पे। नहीं, नहीं, ऑप्शनल नहीं ऑप्शनल का दिखता तो है। मुझे भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शनल और हिंदी का पेपर नहीं दिखता है, ठीक है? आपको हाँ जो किसी को भी नहीं दिख रहा होगा ना। बिल्कुल, सिर्फ एस से बिल्कुल नहीं दिख जीएस है सर। जी, जी, बिल्कुल। ओके, देखते हैं फिर गुड कॉपी इवनिंग देखते सर, हैं, फिर क्या हम लोग मतलब बात सर एक चीज आप बस कंफर्म कर देंगे क्या कि जिस जो मतलब जो क्वालिफाइड होते हैं बस उन्हीं का मतलब अपलोड होता है क्या? अभी सबका ऐसा तो होता है भाई, नहीं है, सबका होता है। सबका होता है, ऐसा नहीं है अभी कि नहीं होता। इवैल्यूएटेड कॉपी है, ये सारे लोगों का अपलोड होगा। बिल्कुल, सर एक मेरा ठीक भी है, डाउट है। हेलो सर। क्लास ले लेते हैं, बोलिए। उसके बाद डाउट लेते जाएगा, फिर टाइम लग जाएगा। देखिए, बहुत सारी कॉपीज़ आई थी, उसमें से कुछ कॉपी जो है वो इवैल्यूएट हुआ था। मैं एक जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ, आप लोग भी देखिएगा किस तरह की कॉपीज़ आई हैं हमारे पास, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, एक छोटा सा सवाल था। हुँ। सर डीआई में लास्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट जो मेन आंसर वाला पार्ट था वो मेरा रफ पे चला गया है। तो वो स्कैन तो हुआ है सर, वो तो मेरे को दिख रहा है, बट वो इवेल्युएट होगा कि नहीं होगा? इस बार उन्होंने रफ वाला बोला है कि इस इवैल्यूएट पे कंसिडर नहीं होगा। करेंगे। अच्छा, बोला बोला है क्या है क्या सर, सर? कंसिडर ओके, करेंगे इसका। ठीक है। देखा जाएगा, ये तो अभी क्या होता है इसके बारे में बाद में पता चलेगा, ठीक है? ओके नहीं, सर। इसके रिगार्डिंग आरटीआई आया है, जवाब दिया बीपीएससी चेक नहीं किया जाएगा। ओके। तो चेक कर लेंगे इसमें, मतलब देखा जाएगा इस पे क्या होती है। अभी हम लोग कुछ और बात करने आए हैं, ठीक है? पहले इसको देखते हैं, फिर चेक देखा जाएगा। देखिए ये कॉपी है, मुझे हम नाम नहीं पता है, ठीक है? हमें भी जब भेजा जाता है तो उसमें नाम नहीं बताया जाता है, बस उसका कोड करके दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो इनके द्वारा लिखा गया है और बेहतर लिखे हैं ये, ठीक है? अगर आप में से पता हो सर 101 किनका है, कोई अगर नाम बता सकें तो? इसको हॉरिजॉन्टल कर लें सर। 97 ओके, मेरा है। ये कॉपी मेरी है सर, अभी जो बोर्ड पे लगी है। जूही नाम ओके। है मेरा। जूही आपकी कॉपी है ये? जी सर, मेरी कॉपी है। ओके, ठीक है। तो आपका कॉपी इवैल्यूएशन हो रखा है, एक बार देख चुके हैं हम लोग, ठीक है? जी सर। इसको इस तरह ही रखा जाएगा क्या सर? इसको वर्टिकल नहीं कर सकते क्या? ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो देखिए अब आपका ये कौन-सा प्रयास था? मेंस कौन-सा दिए हैं आप? सर ये मेरा वैसे बीपीएससी का ये फर्स्ट प्रयास था। इससे पहले मैं डबल एओ और ऑडिटर का लिखी थी मेंस। हुँ, हुँ। अच्छा।
देखिए जी कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव भी हैं आपके आंसर्स में और कुछ चीजें हैं जो निगेटिव है, तो उसका असर रहेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। पेपर 1 में आपको 170 के अप्रॉक्स मार्क्स आ सकता है, ठीक है, जीएस पेपर 1 में। कुछ चीजें हैं जो कमी जी है आपके उत्तर में, जैसे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था 8 नंबर का, आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप अगर भूमिका जी देखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इतना लंबा लिखने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपको कुछ विशेष अंक दिया जाएगा, ठीक है। जी आप गौर करेंगे कि एक ही चीज है, उसकी ही पुनरावृत्ति होगी। आप इसमें स्मॉल छोटा स्टेटमेंट देके शुरू कर सकते थे, सीधे मुद्दे की बात लिखनी होती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जो छोटा जी प्रश्न था 8 नंबर वाला, उसमें सीधा उसमें मुद्दे की बात लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ से जो शुरू किए हैं, ये इसका मेन बॉडी है, ठीक है। अब इसमें आपने सर मुख्य कॉपी को प्रावधान, थोड़ा जूम कर दिया जाए। जी सर, हो गया। ओके ठीक है। तो इसमें जो है आपने प्रावधान लिखे हैं, तो 3 प्रावधान आपने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने आलोचना भी की है और फिर एक निष्कर्ष भी दिया गया है, तो इससे उत्तर बेहतर होता है। यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे, आगे से जब भी आपको मौका लगता है तो इसको जो है संक्षिप्त कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि इस तरह की समस्या हर क्वेश्चन में आपके साथ नहीं है, ठीक है, तो ये बेहतर है। उसके बाद देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका लिखना था आपको, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें बिहार की भूमिका लिखनी थी, तो आपको जो जितने फैक्ट्स पता थे आपने सब इसमें लिखा है, जो कि एक पॉजिटिव है, बढ़िया चीज है ये। आपने इसमें सचिवालय गोलीकांड जो है उसके बारे में भी लिखा है, तिरहुत के समांतर सरकार के बारे में लिखा है, फिर जो कुछ हत्याएं हुई हैं उसके बारे में लिखा है, फिर सारण, और जो भी आपका आइडिया था जयप्रकाश के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया था, आजाद दस्ता शुरू किया गया था, ये सब लिखा है, ठीक है, ये बढ़िया है। लेकिन ऐसे अगर आपको बिहार की भूमिका लिखनी है तो आपको इसमें बिहार में जो अन्य अलग अलग जो वर्ग हैं, ठीक है, उसके वर्गों के योगदान के बारे में भी आपको बताना चाहिए था, ठीक है। वो आपके आंसर को और बेहतर बनाता। जैसे किसान वर्ग के द्वारा क्या प्रयास किए गए, महिलाओं के द्वारा क्या किया गया है ना, छात्र वकीलों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा क्या किया गया, जमींदारों के द्वारा क्या किया गया, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर शॉर्ट में लिखते जाते, कुछ पॉइंट्स बताते जाते, तो उससे भी बहुत अच्छा उत्तर बन सकता था, ठीक है। बाकी ये भी अच्छा ही है, पॉइंट वाइज लिखे हैं तो इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें संथाल विद्रोह के बारे में बताया गया था। इसमें मैप जो आप बना रही हैं, इसको आप बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे कि मैप को जो है शुरुआत में ही बना दें, ठीक है। आप गौर कीजिए कि आपके कॉपी का जो इवैल्यूएशन भी होता है ना, वो इसी तरीके से जो कॉपी डिजिटल रूप में प्रोवाइड की जाती है तो उसका ही वैल्यूएशन होता है। तो आप गौर कीजिए कि जब अगर मैं ये कॉपी चेक कराऊंगा तो इसमें सबसे पहले मैप जो है ना रिक्वायर्ड होता है। आप अगर इसको शुरुआत में ही बना देते हैं तो वो एक बेहतर आपको अंक दिला सकता है, ठीक है। बनाया ठीक है आपने यहाँ पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाद में आपको याद नहीं रहा और अंत में आपने जोड़ दिया है। और इसका एक पॉजिटिव चीज ये भी होता है कि अगर आप शुरू में बना देते हैं ना तो कुछ स्पेस भी ये भरता है, ठीक है। वहीं पे आप कुछ कुछ चीजें अंकित कर सकते हैं, जैसे क्षेत्र कौन सा रहा है, वहीं पे आप ईयर भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संथाल विद्रोह में आपने कारण अच्छा लिखा है, आर्थिक धार्मिक सामाजिक सारा कारण दिया गया है। फिर आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में बताए हैं, परिणाम भी दिए हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को इसमें आपको अंक अच्छा मिलेगा, ठीक है, 4 के अराउंड मिल सकता है, 4.5 तक। लेकिन अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 100% तो देता नहीं है, लेकिन 6 तक जाया जा सकता है। कैसे जाया जाएगा? अच्छा, यहाँ देखिए आप एक ब्लंडर क्या कर दिए हैं, इसमें आपने क्या लिखा है, संथाल जिले को नए रेगुलेटिंग एक्ट के कानून प्रदान किए गए। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट तो था नहीं, है ना, ये एक टेनेंसी एक्ट था, आपको याद होगा। तो इस तरह की गलतियां जो है इसको फैक्चुअल गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें अगर सिंपल आप गौर कीजिएगा कि संथाल विद्रोह लिख दिया गया है, इसमें ये भी नहीं लिखा गया कि आपको कारण बताना है, कि परिणाम बताना है, कि निबंध लिखना है, कि पॉजिटिव लिखना है, कि नेगेटिव लिखना है, कोई चीज तो बताई नहीं गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, मल्टीपल पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स क्या हो सकता है, पहले एक भूमिका दे दिए छोटा सा, ठीक है, उसके बाद कब हुआ, ठीक है, नेता कौन थे, 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3। फिर इसके कारण क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मतलब आप मैप भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या रही,
ठीक है, विशेषता क्या रही और लास्ट में आप इसका निष्कर्ष दे सकते हैं। आप सोचिए कि 8 तो इसके डायमेंशंस ही बना दिए आपने, अगर 8 डायमेंशन बनाए हैं, अब जब इन डायमेंशंस पे आप लिखेंगे तो क्या होगा कि फैक्ट्स भर जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो 8 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको बहुत काटेगा, तो फिर भी आपको 6, 7 तो मतलब बहुत अच्छा हो गया, 6 तक भी मिल जाए तो समझ रहे हैं बहुत बेहतरीन उत्तर होगा वो। तो जिस क्वेश्चन में ऐसे ब्रॉड छोड़ दिया जाए, जैसे इसमें ही है संथाल विद्रोह लिख के छोड़ दिया गया है, तो इसको बहुत सारे डायमेंशंस में लिखना चाहिए, छोटा छोटा लिख के भर देना है। ऐसा ना हो कि एक ही डायमेंशन पे बहुत ज्यादा नहीं लिख देना है। जैसे आपने कारण पे ही आधा पेज ले लिया है, तो जो कारण को संक्षिप्त में लिख के फिर वहीं पर उसका प्रभाव, उसका परिणाम, ये सब कुछ जोड़ देना है, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा आंसर होगा और फैक्चुअल गलतियां ना करें। अब यहाँ देखिए पटना कलम है, पटना कलम के बारे में लिखने के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक मैप अगर बना सकते हैं, ठीक है, मैप बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आप दिखा देंगे कि पटना कलम के विस्तार का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप ये दिखा सकते थे कि पटना कलम जो है वो ब्रिटिश शैली, मुगल शैली और स्थानीय शैली का मिश्रण है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता था इस तरीके से करके, और ये शेडेड रीजन बता देते कि ये पटना कलम का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका पेज भी भरेगा और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और इतना ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में लिखते जाइएगा, काम हो जाएगा। वैसे ये उत्तर आपका अच्छा है, आपने 5-6 पॉइंट लिखा है, विशेषताएं भी बताई हैं, इसका किस तरीके से उद्भव हुआ है वो भी बताया गया है, तो अच्छा उत्तर है, ठीक है। उसके बाद मौर्य कला के बारे में बताया गया है, तो ये सब बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, इसमें अच्छे से तैयार किया गया था। अब जैसे आपने स्तूप बनाया था तो छत्र और प्रवेश द्वार, बस 2 ही चीज दिखा था। अब आपके पास अगर समय की कमी है तो वहीं पे बाकी चीजें तो दिखा सकते हैं, मेधी कहाँ है, अंड कहाँ है, वेदिका, तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पथ। अब इतने में ही स्तूप जो है अपने आप में पूरा हो गया। फिर यहाँ पे आपने स्तंभ बनाया है, तो स्तंभ में बढ़िया डिनोट किया है। यहाँ पे ही आप लिख सकते थे स्तंभ जो है एकास्म पत्थर का होता है, या एकास्म स्तंभ लिख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे पशु आकृति लिख सकते थे, तो वही इतने में ही क्या होता है, पूर्ण हो जाता है ये उत्तर। उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सप्लेन भी किया है चैत्य वगैरह को, तो ये सब ठीक है, और निष्कर्ष भी बहुत बढ़िया है, 1 लाइन में निष्कर्ष दिया गया है, यही रिक्वायर्ड भी होता है शॉर्ट आंसर में, तो अच्छा लिखे हैं। अब देखिए लॉन्ग आंसर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जब शुरू कर रही हैं तो इसमें आपको भूमिका थोड़ा बेहतर देना होता है, ठीक है। बेहतर मतलब क्या कि चंपारण विद्रोह मतलब आंदोलन के बारे में बताना है, तो ये सब तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं मेंस प्रोग्राम में, तो उनको तो बढ़िया से भूमिका लिख के भी दिया जाता है। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो उससे भी बहुत बेहतर मतलब शुरुआत हो सकता है इस क्वेश्चन का। आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ चीजें हैं, मतलब प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। भूमिका जो प्रभावशाली होना चाहिए ताकि उत्तर में दिलचस्पी बनी रहे कॉपी चेक करने वाले को। इस बार तो 5000 के आसपास कॉपीज होंगी, तो कॉपी चेक करने वाला भी निरस हो जाएगा, तो उसमें रोचकता बनी रहेगी तो और बेहतर होगा। इसके अलावा आपने मैप शायद बनाया भी था, मुझे याद है, बाद में चल के, हाँ देखिए जैसे मैप बनाए भी हैं तो बाद में बनाए हैं, तो इसको आप शुरू में ही बना दें, वहीं पर दिखा दें कि ये चंपारण का क्षेत्र कहाँ है। उसके अलावा जैसे तिनकठिया के बारे में आप लिख रही हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, तिनकठिया को डिनोट भी करते हैं, ठीक है, ऐसा बताया भी जाता है कि तिनकठिया को, मतलब क्या होता है ना, ऐसे आपका कॉपी ऐसे सूक्ष्म रूप, मतलब ऐसा देखा जाए ऊपर ऊपर से, तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा लगता है, ठीक है। तो जहां हो सके थोड़ा सा उसमें आपको उसके चित्रात्मक रूप से दिखाएं उसमें। अच्छा यहाँ देखिए आपने फैक्ट चेक लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि जब आप उत्तर लिख रही हैं तो इसमें क्या लिखे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा गया है। काफी विचार के बाद उन्हें लोगों से मिलने का मौका दिया गया, गांधी जी के दबाव में आकर राज्यपाल एडवर्ड गेट पहले लिखे हैं, तो गेट था वो, गेट ने FG सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषक समिति गठित करने का आदेश दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि उससे पहले वो वहां जाते हैं, ठीक है, न्यायालय में जाता है, ठीक है, न्यायालय में जाता है मुद्दा, और फिर वहां पे जो है कमिटी बनाने की बात कही जाती है, तो इसको बताना होगा। समिति की सिफारिशें क्या थी वो सब बताए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, संघर्ष पर इसका प्रभाव। अब इस क्वेश्चन का ये सेकेंड पोर्शन है, आप अगर गौर करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसमें इसके 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है
चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 2 क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या करें। मेरे पास कुछ कॉपीज आई हैं जिसको मैंने मतलब एक बार जब रीडिंग हम कर रहे थे तो उसमें देखे कि उन लोगों ने क्वेश्चन के अनुरूप उत्तर नहीं लिखा है। जैसे इसमें भारतीय संघर्ष पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है इसको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो लेकिन आपके द्वारा ये लिखा गया है, आपने बढ़िया प्रभाव लिखा है इस पे। वर्तमान मतलब दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा वो भी लिखे हैं, इसके अलावा उस समय तत्कालीन क्या प्रभाव हुआ ये भी। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या है कि निष्कर्ष जो है वो बहुत छोटा है और ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में आपका उत्तर खत्म किया गया है। अगर शुरुआत अच्छा करते हैं और बॉडी भी आपका अच्छा है तो उसका निष्कर्ष भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अन्य भाग भी देखते हैं। जैसे हाँ देखिए, इसमें वाक्य के निर्माण पर ध्यान देने की बात कही गई है। अब इसमें अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे ना इधर, तो ऐसा पता चलता है कि क्वेश्चन जो है निगेटिवली मतलब आंसर जो आप लिखे हैं वो निगेटिव वे में पोर्ट्रे हो रहा है। तो किस तरीके से वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य अपने आप में पूर्ण हो, एक बार में पढ़ने पे उसका समझ क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि चेक करने वाले को आपका लिखा हुआ उत्तर दोबारा पढ़ना पड़े। तो इससे क्या होता है कि उनका फ्लो टूटता है, तो आपके नंबर पे भी उसका असर दिखता है, ठीक है। एक बार पढ़ के, और लॉन्ग में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, ओके। इस तरीके से लिखे हैं और बेहतर है ये सब। बढ़िया पॉइंट्स वगैरह भी दिया गया है, अच्छा है। अच्छा देखिए, ये एक चीज ये है, अगर आप एक क्वेश्चन है, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिम शिक्षा के फैलाव का परीक्षण करें। अब इसमें क्या हुआ है कि भूमिका वगैरह ठीक है, उसके बाद आपने एक लाइन से जितने भी प्रयास किए गए बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में उन सब का वर्णन किया है, ठीक है। अब इसी में और क्या सुधार किया जा सकता था इसमें, जैसे आपने पटना कॉलेज, दरभंगा कॉलेज, पूर्णिया स्कूल, ये सब का जिक्र किया है, जिला स्कूल का, पूसा का, इन सब को यहीं पे दर्शाते भी जाना है, ठीक है, मैप बना के। तो वो आपको एक्स्ट्रा आपको उत्तर देगा। इसके अलावा क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको जो पाश्चात्य शिक्षा बिहार में फैला, पश्चिमी शिक्षा, उसका आपको प्रभाव भी बताना है, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव बताएंगे और फिर बाद में चल के एक निष्कर्ष देंगे। हर क्वेश्चन में आप में निष्कर्ष में थोड़ी कमी नजर आती है, ठीक है। कुछ में तो बेहतर है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है, कुछ उत्तर बेहतर है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि निष्कर्ष को जल्दबाजी में किसी भी तरह लिखा गया है, ठीक है। तो अलग अलग आंसर्स पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आपका निष्कर्ष जो है वो और प्रभावशाली हो सकता था, ठीक है। नंबर जो है ना वो निष्कर्ष पढ़ने के बाद दिया जाता है, तो अगर वो आपका प्रभावशाली होता है तो आपके अंक पर वो डायरेक्ट झलकता है, ठीक है। ओके, आप पूछ रही हैं इसमें कितने मार्क्स देंगे, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको 18 नंबर के आसपास या 17 से 18 के आसपास मिल सकता है, ठीक है। उत्तर अच्छा लिखा गया है। इसमें प्रभाव वाला पोर्शन जो है, जो सेकंड पोर्शन है, वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं ना वो और प्रभाव और अच्छे पॉइंट्स हो सकते थे। कुल मिलाकर जो है ना ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट को आपने 2-3 बार लिख दिया है, ठीक है। जैसे आपके 2-3 पॉइंट को अगर पढ़ा जाए तो उसका एक ही मतलब है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है नए लीडर्स का उद्भव हुआ है, ठीक है। फिर एक पॉइंट का कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के रूप में करिश्माई नेता का उसमें उद्भव होता है। तो और पॉइंट लिखना होगा ना आपको, लिखेंगे कि चंपारण आंदोलन के बाद ही जो कृषक और मजदूर जो वर्ग है वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का जनाधार बड़ा होता है, तो ये सब पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। तो ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग है आपके आंसर में, ठीक है। रुपेश सर है क्या? हाँ सर। ओके, तो अब दूसरी कॉपी सर दिखाई जाए क्या? हाँ, एक देख लेते हैं उसको। ओके, तो इसमें एक दो चीज और बता देते, जैसे ये करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दल की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति
की दिशा पर चर्चा करें। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है 2025 के शुरुआत में, उससे ठीक पहले आपको याद होगा 2024 में आम चुनाव होता है। और आम चुनाव में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रही है, लेकिन जब दिल्ली चुनाव होता है तो वो सेपरेट होकर लड़ रही है। ठीक है, तो इसी फैक्ट के साथ इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और ये बताया गया है कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो वो गठबंधन के साथ नहीं हुआ, इंडिविजुअल चुनाव हुआ, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई है। तो अब कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में भविष्य में आप कैसा देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, आपको उसी अनुरूप लिखना था, उसी के इर्द गिर्द लिखना था। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या किया है कि दिल्ली में जो सरकार है उसके बारे में बताए हैं, आम आदमी पार्टी कुल सीटें कितनी हैं। ठीक है, ये तो पहले तो क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्या लिखना चाह रही हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीती है, इन सब का आपने वर्णन किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस में ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जो उत्तर पहले से तैयार कर रखा था, है ना, उसको ही जाके आप लिख दे रही हैं, है ना। कुछ चीजें हैं जिसमें आपको चेंजेस करने होंगे, क्वेश्चन के अनुरूप आपको ढालना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे ये पूछा गया है रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में, तो पहला पार्ट क्या है, आपको ये बताना है रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, फिर कारण बताना है और इसका राजनीति वैश्विक परिदृश्य में क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो अपने युद्ध का कारण बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छे से पॉइंट में बताया, और इसका वैश्विक राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा तो बढ़िया से 4 पॉइंट में बता दिए, और मल्टी डायमेंशनल आपने इसका बताया है प्रभाव। तो ये बहुत अच्छा है, इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा और निष्कर्ष भी बहुत अच्छा है। तो यही अप्रोच आपको हर क्वेश्चन में, विभिन्न क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या समस्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत में 13 से 26 जनवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ। ठीक है, इसके बाद यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैसे, ये उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका भूमिका क्या हो सकता है। भूमिका में क्वेश्चन का जो ये पहला पार्ट है ना, इससे ही आप एक भूमिका तैयार कर लें। जैसे क्या कि वर्ष 2025 में, है ना, प्रयागराज में, या आप लिख सकते हैं कि यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर 45 दिनों का जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें 66 करोड़ लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाते। इस तरीके से एक भूमिका तैयार हो जाएगी। इस क्वेश्चन का मुख्य भाग क्या है कि कैसे जो है यह भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, ये मुख्य भाग है। तो अब आप उसको पॉइंट वाइज बताएंगे कि कैसे जो है ये प्रतीक है, और उसी के साथ साथ आप उसमें कुछ उदाहरण भी जोड़ते जाएंगे। ठीक है, उदाहरण जैसे इसमें सभी धर्मों के लोगों का साथ रहा, विभिन्न धार्मिक समुदाय भी साथ में आए, वाद विवाद होता है, विमर्श होता है, तो ये सारी चीजें देंगे तो ये बढ़िया रहेगा। इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए जो कि आपका उत्तर है, तो इसमें आपको 2 नंबर के आसपास मिल सकता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर। चलिए, ये सारी क्वेश्चंस हम लोग अब हम लोग दूसरी कॉपी देखते हैं, ये बेहतर था और इसमें कुछ रिव्यूज आपको लिखी भी गई हैं, उसको डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, एक हम लोग ऐसे देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि मेरे पास इनकी सिर्फ 2 ही कॉपीज आई थी। ठीक है, ये देखिए जी सर, इनका एक ये बार प्लीज डीआई का भी बता देते सर, तो 170 मार्क्स मिलता है। ऐसे को देख लिया जाए सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे देखते हैं सर। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए इन्होंने पहला जो ऐसे चुना है वो है पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक। किसी भी ऐसे को हम लोग चेक करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि आपने जब अपना आंसर लिखा होगा, ऐसे जब तैयार कर रहे होंगे तो आपका माइंडसेट कैसे चल रहा था। ठीक है, और अब पहले ये ब्लूप्रिंट आपका सही है कि नहीं, वही हम लोग चेक करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उस ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका, बिल्कुल मैं कुछ और कह रहा हूँ, सुने पहले, है ना, धैर्य से सुने। ये कहा जा रहा है कि पहले ब्लूप्रिंट देखने से ये पता चलता है कि आपका उत्तर जो है, आप जो बना लिख रहे हैं वो आपके अब खुद के बनाए ब्लूप्रिंट के आसपास है कि नहीं, और अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है तो क्या उसके अनुरूप आप लिख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा भटकाव तो नहीं, उसी से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बेहतर बनाए। आपको स्ट्रक्चर में जो है ना ध्यान देना होगा, आपको डायमेंशंस जो है वो मिसिंग है। ठीक है, आपको मल्टीपल डायमेंशंस इसमें होने चाहिए। ठीक है, अच्छा बनाइए, लेकिन इसमें और भी आपको
डायमेंशंस होने चाहिए सर थे। एक मेरा ठीक है? प्रश्न है कि इस ब्लूप्रिंट को वहां भी देखा जाता होगा? नहीं नहीं, वहां नहीं देखा जाता है, वहां नहीं देखा जाता है मैम। ये यहाँ तो सिर्फ सिर्फ आपको नंबर ही बताने के लिए तो नहीं चेक किया जा रहा है कॉपी, आपके अंदर क्या सुधार हो सकता है उसको भी बताना है ना। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो ऐसे का शुरुआत बहुत बढ़िया किए हैं, और जैसे इन्होंने शुरुआत किया है एक कह सकते हैं कविता के साथ। ठीक है, अब इसमें जो है पॉपुलर कविता है ये। अब यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखनी है, प्यासा का मारा करता क्या। तो यहाँ पे प्यास का मारा करता क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निबंध जो है ना, उसमें खासियत क्या होती है चेक करने में, कि ये एक साहित्य का ही रूप है। ठीक है, इसमें आपकी साहित्यिक जो शब्दावलियां हैं उसको परखा जाता है। तो जीएस के मुकाबले इसमें आपके स्पेलिंग्स को, आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को देखा जाता है विशेष रूप से। ठीक है, तो इसका आप लोग आगे से भी ध्यान दें। इसके अलावा जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है कि राइटिंग करता है मैटर, पर बहुत ज्यादा नहीं करता, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आप 3 घंटे में 70 पेज लिखेंगे तो जरूर है, ऐसा है कि उसमें राइटिंग थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ये है कि समझ में आते रहना चाहिए। इसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैं 1-2 कॉपी देख रहा था उसमें, तो हेडिंग नहीं लिखे हैं लोग। ठीक है, तो निबंध जब भी शुरू करना है तो पहले आप किस किस विषय पे निबंध लिख रहे हैं आपको वो बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होगा। मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ, 1 सेकंड टाइम देंगे। ओके, ये देखिए इसमें क्या समस्या है। इन्होंने ऐसे लिखना शुरू किया है, लेकिन आप गौर कीजिए कि ये किस विषय पर ऐसे लिख रही हैं या लिख रहे हैं ये पता ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट स्मार्ट एग्रीकल्चर से ये लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर ऐसा जी सर शांति कॉपी में रखें थोड़ा। लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में कि टिक करना होता है क्वेश्चन के सामने, जैसे इसमें टिक किया हो। जी बिल्कुल, टिक किया भी रहे, फिर भी आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको पहले आपको हेडिंग देना ही देना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप हेडिंग देते हैं और नहीं देते हैं तो उसका भी आपके मार्क्स पे असर पड़ता है। ठीक है, आप सर इस अगर क्वेश्चन एग्जाम को में गलती से टिक नहीं हुआ तो? ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही आप छोड़ दिए होंगे, कुछ में तो टिक सर किया ही सर होंगे नहीं नहीं, ना। कुछ में जल्दी जल्दी में GS1 में ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं है, वो सब देखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कोशिश कीजिए आगे से ये टिक वगैरह लगा रहे। और यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। ठीक है, कोई भी ऐसे आप लोग आगे से शुरू करेंगे लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग जरूर देंगे। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आप किस विषय पे लिखना चाह रहे हैं। नहीं तो इसका निबंध में असल में क्या होता है कि इसका कोई ओढ़ छोड़ है नहीं। ठीक है, निबंध का मतलब ही यही है कि ये बंधन से मुक्त है, निबंध है ना, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसमें आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ये साहित्य का ही एक रूप है। ठीक है ना, तो आप उसमें बताएंगे, पहले आप हेडिंग देंगे उसके बाद ही शुरू करेंगे। ये मैम जो है जिनके द्वारा ये लिखा गया है या सर जो भी लिखे हैं, इनके द्वारा ये स्टोरी से शुरू किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने स्मार्ट एग्रीकल्चर पे टिक मतलब हेडिंग को घेरा लगाया है, तो क्या ये स्मार्ट एग्रीकल्चर पे ये ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से कई बार गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा है ना, कई बार क्या होता है कि एक ही टाइप का बहुत सारा टॉपिक भी रहता है। ठीक है, तो उसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऐसे किस विषय पे लिखा गया है। तो कोशिश कीजिए कि इस चीज का ये गलती ना हो तो टिक लगाया जाए। ठीक है, फिर मैं आपको उसी ऐसे पे लेके चलता हूँ। ठीक है, इनके द्वारा लगाया गया है, फिर यहाँ से ये शुरू करती हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बोलिए। ठीक है, बाद में देखते हैं ना, इन सब चीजों को बाद में लेंगे। आप लोग बीच में बोल देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, फ्लो भी टूटता है ना। ठीक है, देखिए अब इनके द्वारा जो है शुरू किया गया है पोयम से, या कह सकते हैं कि पोयम के एक हिस्से से। वो बेहतर है, बढ़िया लिखे हैं, और वो पता भी चलता है कि ये पर्यावरण असंतुलन के ही विषय में ये बता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वो बताना शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो भयावहता का परिचायक है। ठीक है, उसके बाद ठीक से लिख रही हैं। अच्छा, आप गौर करेंगे कि कोई भी ऐसे होता है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या, उसका एक बेहतर स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि पढ़ने वाले को एक ऊपर ऊपर तौर से पता चलता रहे कि शुरुआत में इन्होंने भूमिका लिखा है। ठीक है, फिर इनके द्वारा
जो मुख्य विषय के बारे में लिखा जा रहा है तो उसमें जैसे पर्यावरण असंतुलन के बारे में लिखा गया तो पहले ये कारण बताए होंगे या बताएंगे, अगर कारण बताएं तो उसका क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है, फिर अन्य डायमेंशन क्या है, ये फिर लास्ट में वो निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके से बचाया जा रहा है, उसमें भारत का, विश्व का, फिर भारत का और बिहार का क्या योगदान है, कैसे कर रहा है, इस तरीके से एक पैटर्न होता है। ठीक है, ये इस निबंध का एक हिस्सा होता है, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, जो आप लोग बनाते भी हैं और फिर इस अनुरूप लिखा जाना चाहिए। और दूसरा जो कि इससे भी ज्यादा मुझको लगता है इम्पोर्टेंट, वो है कि निबंध में जो है ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, वो ऐसा ना लगे कि वो जीएस का उत्तर लिखा गया, उसमें फ्लो सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसे में। ठीक है, तो इनके निबंध में ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है फ्लो टूटता हुआ नजर आता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे फ्लो टूटा हुआ नजर आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति, पहले देखिए यहाँ पे ये की लिख दी है, यहाँ पे की नहीं होगा, के होगा। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से पर्यावरण असंतुलन की भयावहता को अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। जलवायु परिवर्तन पर बनी अंतर सरकारीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग, अब देखिए यहाँ से क्या लिख रही है, यहाँ से सुनिएगा, अगर हम लोग इसी तरह पर्यावरण की सेहत का ख्याल रखें, बगैर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहें, तो 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब पहले तो ये लाइन आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, वहां जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो आपके उत्तर को समझने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि आप जो लिखे हैं उसको चेक करने के लिए बैठे हैं। तो आप अपने आंसर्स में, आप अपने एसे में जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक बार पढ़ने पे उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको क्या बता रहा था कि एक एसे में कंटिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। यहाँ देखिए ये क्या लिखी है, अगर हम लोग इसी तरह पर्यावरण की सेहत का ख्याल रखें और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहें, तो 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अभी हाल ही में म्यांमार एवं थाईलैंड में 7.4 तीव्रता की भूकंप आई। अब देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे, जब तेजी में पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है किसी दूसरे विषय के बारे में बताया गया और फिर यहाँ से यहाँ तक किसी दूसरे विषय के बारे में बोला गया। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद जब आप दूसरे पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं तो उसमें जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव मतलब क्या, कैसा लगना चाहिए कि आप जो पहले पैराग्राफ में लिखे हैं उसी की बातों को आप आगे बढ़ाते हुए अगले पैराग्राफ में और डिटेल में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे अगर ये लिख दिया है तो इसके बाद आप लिखेंगे कि जैसा कि हमने देखा, हाल ही में देखा, या जैसा कि हमने हाल ही में देखा, या लिख सकते हैं कि उदाहरण स्वरूप अभी हाल ही में म्यांमार। तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी झलकता है। ठीक है, इससे में ये बहुत मस्ट है। ठीक है, और अगर आपको कंटिन्यूटी बनाने में समस्या आ रही हो तो इसका एक और तरीका है, जो हम लोग ऐसे के क्लास लेते हैं, ऐसे की क्लास, तो उसमें बताते भी हैं। उसका तरीका क्या है, आप अपने मेन ऐसे को सब हेडिंग्स में डिवाइड करते चलें, छोटे छोटे हेडिंग्स देते जाएं और लिखते जाएं। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत है तब, लेकिन बेहतर तो ये होता है कि आप उसको एक फ्लो में लिखें। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे बताया भी गया। सर कोई कोई हेडिंग देने के लिए स्ट्रिक्टली मना करते हैं। ठीक है, इसको बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, निबंध में एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से संबंध होना चाहिए। देखिए अभी लास्ट ईयर ही 69th में हमारे पास एक बीपीएससी के टॉपर है, उनकी कॉपी आई थी, उनके द्वारा हेडिंग सब हेडिंग में ही डिवाइड करके ऐसे लिखा गया था और वो उनके मार्क्स टॉप में थे। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास वो कॉपी है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं टाइम चाहूंगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इनके द्वारा, देखिए ये शुरू की हैं, पहले मेन हेडिंग दी है, अब इसके बाद जब लिख रही हैं तो फिर इसके साथ यहाँ देखिए सब हेडिंग आपको दिखा, पहला सब हेडिंग, फिर इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे देखिए फिर सब हेडिंग दी है, फिर थोड़ा आगे लिखें तीसरा और फिर सब हेडिंग दी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि उनको जब उनको लग रहा था शुरू से ही इसमें कंटिन्यूटी की समस्या आ सकती है, तो वो सब हेडिंग में डिवाइड करते हुए लिखी है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, तो ये टॉपर है हमारे सामने, तो इस तरीके उदाहरण रहते हैं। बिल्कुल, है ना, ठीक है, ओके। तो हम लोग ऐसे पे बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चरिंग और कंटिन्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इनके द्वारा जब लिखा गया तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है इस ऐसे में। ठीक है, जैसे क्या कि अगर ये शुरुआत अगर एक बेहतर तरीके से कर दी है, ठीक है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस ऐसे का भूमिका माना जाएगा। इसके बाद इस ऐसे का मेन मुख्य बॉडी शुरू होता है, मुख्य भाग शुरू होता है, यानी कारण परिणाम प्रभाव, इस तरीके से ये चलना चाहिए ऐसे।
ठीक है, या अलग तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये एक बेहतर तरीका होता है जिसमें आप कारण प्रभाव परिणाम इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या समस्या है कि इन्होंने कारण लिखा है, लेकिन कारण में क्या होगा कि आपको बताना होगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे का टॉपिक क्या है, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक। आपको बताना होगा कि पर्यावरण असंतुलन के क्या कारण है, इस तरीके से आपको लिखना है। और कारण है तो दो प्रकार का कारण है, नेचुरल कारण और आर्टिफिशियल कारण। ठीक है, अब नेचुरल कारण कौन कौन सा है तो वो बताएंगे, और फिर बताना भी होगा कि नेचुरल कारण जो होता है ये बहुत धीमा और सुस्त होता है, और प्रकृति जो है वो खुद ही इन चीजों से कोप अप कर पाता है, धीरे धीरे अपने आप को पुनर्जीवित करते जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल कारण जो है ये क्या हो रहा है कि ये जो समस्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये समस्या, जिसके कारण प्रकृति जो है इसका खुद ही जो है, आई टू एग्री विथ ओके सॉरी, तो इसके क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, मानव जनित कारण लिखेंगे तो एक बेहतर उत्तर माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बनता जाता है, आपको लिखने के लिए आपके पास टॉपिक्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि कारण जो है, सोचिए कि बस इतना ही कारण लिखिए, इतने दूर में इनका कारण खत्म हो गया है, मुश्किल से 5 लाइन में 6 लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद ये प्रभाव पे आ गई हैं। प्रभाव में भी इन्होंने कितने प्रभाव दिए हैं, एक प्रभाव दिए हैं समुद्र का जलस्तर बढ़ना, दूसरा दिए हैं ग्लेशियर का पिघलना, और तीसरा दिए हैं सामुद्रिक परिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन। ठीक, बस उसके बाद इन्होंने समझाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको बताना है तो कुछ और, जैसे 3 ही कारण तो नहीं है और अन्य कारण है तो उसको शॉर्ट में लिखते जाना है। ठीक है, वो और बेहतर उत्तर आपको देगा। ठीक है, जैसे इन्होंने पहला डायमेंशन क्या बनाया है, ग्लेशियल आउटबर्स्ट का, उसको उन्होंने थोड़ा समझाया है। इसके बाद दूसरा डायमेंशन क्या बना है इन्होंने, वनअग्नि का, और फिर एग्जाम्पल दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया का, और हाल ही में जो वहां हुआ था कैलिफोर्निया में, उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर तीसरा डायमेंशन क्या दी है, बिहार का एंगल दी है कि बिहार किस तरीके से मतलब पर्यावरण असंतुलन के कारण बिहार किस तरह से प्रभावित होता है, जिसमें सूखा, बाढ़, इन चीजों के बारे में ये बता रही हैं। फिर इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ आंकड़े देते हुए आगे चल रही हैं। अब यहाँ से ये डायमेंशन चेंज करती हैं और प्रयास बता रही हैं। प्रयास में भी फिर पहले वैश्विक प्रयास में जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के बारे में बता रही हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस जलवायु सम्मेलन के बारे में बताते हुए चल रही हैं। फिर भारत के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, इसमें पंचामृत, ठीक है, तथा उसके लक्ष्य बता रही हैं, COP26, मिशन लाइफ, इन सब के बारे में जिक्र करते हुए चल रही हैं। ये सब बेहतर है। ठीक है, इसी तरीके से होना चाहिए। कुछ चीजें मिसिंग है जिसके बारे में बताया गया है, बाकी चीजें अच्छी हैं। इसके बाद इन्होंने बिहार का एंगल भी डाला था। अच्छा, यहाँ देखिए जैसे इन्होंने क्या लिखा है, एक योजना के बारे में जिक्र करती हैं, बिहार सरकार की एक योजना का नाम है माँ के नाम एक पेड़, ऐसा इन्होंने लिखा है। लेकिन योजना का असल में नाम क्या था, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा था। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर बिहार का प्रयास बता रही हैं, बिहार के प्रयास में जल जीवन हरियाली मिशन, जैविक खेती, वृक्षरोपण कार्यक्रम, ये सब बता रही हैं। और फिर इसके बाद जो है निष्कर्ष पे आ रही हैं। अब देखिए यहाँ तक इन्होंने बिहार के प्रयास को लाया है, और बिहार के प्रयास के बाद यहाँ से ये निष्कर्ष शुरू करती हैं, और निष्कर्ष जो है इतने देर में समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये जीएस का निष्कर्ष नहीं है, ये एसे का है। आपको एक प्रभावशाली निष्कर्ष लिखना है। मैंने अभी बताया कि आपका मार्किंग जो है वो निष्कर्ष के बाद ही होगा, आपको बताना होगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो है प्राकृतिक असंतुलन जो है वो सृष्टि का विनाशक है, और इसको आपको शुरुआत से जोड़ना भी है। शुरुआत मतलब कि अगर आपने वहां पे अगर कोई पोयम या कोटेशन से शुरू किया है तो आप लास्ट भी करें तो कहीं ना कहीं उसी से जोड़ दें, है ना, उसी कविता के कुछ पंक्तियों को एक आध लाइन लिखते हुए लिखें कि जो शुरुआत में बताया गया था वो बिल्कुल सही सारगर्भित होता है ना। और इस लेख के माध्यम से समझा भी जा सकता है कि सचमुच में प्रकृति जो है ना, अगर उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो सृष्टि का विनाशक हो सकता है। इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा भी है, निष्कर्ष बेहतर हो सकता था, निबंध के निष्कर्ष को भूमिका से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, और तीसरा ऐसे है इनके द्वारा ये लिखा गया है, तन के, हाँ ये है, स्थिर कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। ठीक है, बढ़िया लिखी है। अब देखिए इस ऐसे का मुख्य भाग क्या, इसको क्या लिखना है, नारी सशक्तिकरण क्या है, स्थिर कानून व्यवस्था से इसको जोड़ना है कि किस तरीके से स्थिर कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की राह में बाधा है। यही इस ऐसे का मूल है। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है तो क्या हो सकता है, पहले आप एक भूमिका दें, कुछ आंकड़े देते हैं जैसा कि इन्होंने दिया भी है। ठीक है, पहले ये एक कोटेशन से शुरू करती हैं समझाते हुए, फिर यहाँ से ये आंकड़ा भी देती हैं। ठीक है, और हाल में जो अभी एक इंसिडेंस हुआ था, ये पॉजिटिव भी मैंने लिखा है
कि जो आरजीकर कॉलेज में हुआ था बंगाल में, उस घटना का, ठीक है, उस घटना का इन्होंने जिक्र किया है। तो ये पॉजिटिव है। इस तरीके से निबंध एक प्रभावशाली निबंध होता है। इसके बाद यहाँ से शुरू कर रही हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर आप इसका स्ट्रक्चरिंग करते हैं, इन्होंने जैसे अपने ऐसे में नारी सशक्तिकरण क्या है इस डायमेंशन को छोड़ ही दिया है, ठीक है। आपको समझाना भी होगा कि नारी सशक्तिकरण क्या है, ठीक है। आप इसका इतिहास, भूगोल, भविष्य ये सब नहीं बताते हैं, फिर भी आपको नारी सशक्तिकरण किसे कहते हैं आपको ये तो बताना ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपने जो ये लिखी है मैडम, उसके बाद ये शुरू करती हैं। अब जैसे देखिए इन्होंने 1.5 पन्ना लिखा है पहले, और यहाँ पे देखिए इतना दूर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या लिख रही हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कानून एवं व्यवस्था को प्रथमतः ठीक करना होगा, तभी सशक्तिकरण से जुड़े योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। अब यहीं पे जो है ना इस ऐसे का सस्पेंस खत्म हो गया है, ठीक है। पता चल गया है कि अब आगे ये ऐसे किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब समझिए कि 1 पन्ना ही हुआ है और उसके बाद ही इस ऐसे का सस्पेंस खत्म हो गया। मतलब पता चल रहा है कि अब सिंपली ये ऐसे में क्या करेंगी, ये क्या करेंगी कि ये जो योजना और उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, बस वही बताते जाएंगे। विभिन्न योजना का नाम लेके और उसके क्रियान्वयन में क्या समस्या है वो बताते जाएंगे। तो ये सस्पेंस जो है ना ये खत्म हो जा रहा है। ये किसी भी ऐसे में आपको अंक देखिए, आपका अंक कब मिलेगा, जब कोई व्यक्ति आपके ऐसे को लास्ट तक मेहनत से पढ़े, ठीक है। और जब वो मेहनत से पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि आपके उत्तर में भी मेहनत किया गया था, ठीक है। ओके, तो इसको जो है नहीं करना है। यहाँ लिखा भी गया है स्टेटमेंट वाले प्रश्न से मतलब स्टेटमेंट वाले पैराग्राफ से शुरू में बचना चाहिए। स्टेटमेंट मतलब क्या कि ऐसा पैराग्राफ जो आपके मुख्य विषय के बारे में या तो पॉजिटिव कोटेशन या निगेटिव, या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव बताता है या पूरा का पूरा निगेटिव, उससे शुरुआत में बचना चाहिए, ठीक है। पहले उसको एक फ्लो में चलते देना चाहिए और लास्ट में निष्कर्ष में जाकर आपको पहुंचना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। शुरू में ही इस तरह से लिख देने से इसका रस खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताई हैं, फिर निर्भया कांड के बारे में बताई हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, कैसे होगा वो बताई हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में, महिला पुलिस थाना, यहाँ से बिहार के बारे में बता रही हैं कि बिहार में क्या क्या प्रयास किया गया है, पिंक पुलिस थाना, 35% आरक्षण दिया गया उसके बारे में बात करती हैं, पिंक बस, चलंत जिम खाना, बजट में जो बातें कही है वो, फिर बिहार में खेल विश्वविद्यालय में 33% आरक्षण है, जीविका के बारे में बताया गया है, ये सब बहुत बेहतर है, ठीक है। दीदी की रसोई, ये सब। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि इसमें समझ में आना शुरू होता है कि ये मुख्य मुद्दे से थोड़ा भटक गई हैं, है ना, है उसके आसपास ही, लेकिन वो मुख्य मुद्दे से भटक गई हैं। स्थिर कानून व्यवस्था, ठीक है, ये योजनाओं पे आ गई हैं, कानून व्यवस्था में आना है ना। आपको बताना है कानून व्यवस्था में न्यायपालिका से जोड़ना है आपको कि न्यायपालिका में महिला सशक्तिकरण नहीं है। इसके अलावा संसद में महिलाएं नहीं जाती हैं, ठीक है, 17%, 14% के आसपास ही महिलाएं हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगी तो महिलाओं के लिए कानून कौन बनाएगा, ठीक है। अगर पुरुष ही महिलाओं के लिए भी कानून बनाएंगे तो उसमें महिलाओं के लिए जो संवेदनशीलता का एंगल है उन कानूनों में मिसिंग होगा, है ना। इन सब चीजों को आपको जिक्र करना है, ठीक है। और बाकी ठीक ही लिखी है और इसका कंक्लूजन इन्होंने बेहतर तरीके से दिया है, ठीक है। बेहतर तरीके से मतलब क्या कि इसका इस ऐसे का जो मुख्य विषय है उसको लिखते हुए ये अपना कंक्लूजन दे रही है। मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थिर कानून एवं व्यवस्था को सुधार कर महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की 100% क्रियान्वयन विकसित भारत लक्ष्य एट 2047 की प्राप्ति की राह में एक मील का पत्थर साबित होगी। और फिर जो है इन्होंने एक कोटेशन मतलब एक कविता के साथ इसका लास्ट किया है, तो बेहतर है, ठीक है। इसका निष्कर्ष अच्छा लग रहा है। फिर जैसन बोए वैसन काटब, इसके बारे में लिखा है इन्होंने। कुछ शब्दों का चयन जो है निबंध में उसको ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। शब्दों के चयन पे ध्यान देना है। जैसे इन्होंने लिखा अश्लील जीवन शैली, तो आप अगर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि इस लाइन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था। फिर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है, पहले ऐतिहासिक डायमेंशन दिया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन भारत कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। इसका कारण क्या है कि भारत ने सही जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया, पाकिस्तान ने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर आपका बीज गलत होगा तो उसका फल भी आपको गलत मिलेगा। इसको इस तरीके से इन्होंने जोड़ा है जो कि बेहतर है। दूसरा एनवायरनमेंट से जोड़ा है कि कैसे औद्योगिक क्रांति में जो है पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हुए बहुत ज्यादा जो है दोहन किया गया और उसी का परिणाम है कि अब हम लोग
पर्यावरण असंतुलन देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 1.2 डिग्री लिखा है, तो ये थोड़ा फैक्ट चेक कर लेंगे, 1.2 डिग्री सेल्सियस नहीं है वो। तीसरा डायमेंशन है राजनीति का, किस तरीके से राजनीति में इससे अच्छा उदाहरण दिया जा सकता था, मैम जो दी है, ठीक है, पर फिर भी ठीक है, निबंध में कोई बंधन तो होता नहीं है, सारा चीज सही रहता है, बशर्ते कि चेक करने वाले को बुरा ना लगे, है ना, उसकी भावनाओं को टच ना कर जाए, तो ये ठीक लिख रही है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर बेहतर उदाहरण हो सकता था। फिर इसके बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था शास्त्र का एक उदाहरण दिया है, अमेरिका के साथ टैरिफ का जो विवाद है वो बताया है। ठीक है, फिर पौराणिक कथा यानी रामायण महाभारत उसका जिक्र करती हैं। ठीक है, उदाहरण और अच्छा हो सकता था, ऐसा लगता है कि इन्होंने सोच के आया था कि हम अपने ऐसे में महाभारत और रामायण का जिक्र जरूर करेंगे, तो किसी तरीके से उसको डाल दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि है ना, सुटेबल नहीं है इस तरीके से, दूर दूर से तो किसी तरीके से वो एडजस्ट हो जा रहा है, लेकिन बहुत प्रभावशाली रूप से ये एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष को संतुलित रखना है, इस क्वेश्चन का मतलब इस उत्तर का जो वो है निष्कर्ष, वो उतना प्रभावशाली नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन कॉपी रुपेश सर है क्या? हाँ सर, हाँ। ओके, तो मैंने देखा सर और बात भी हो रही थी तो उसके बारे में चर्चा हो गई, बहुत सारे जैसे एक स्टूडेंट की कॉपी देखे तो उसमें गौर किए हम कि उन्होंने अपने विभिन्न क्वेश्चंस का जो निष्कर्ष लिखा उसमें हर जगह उन्होंने विकसित भारत लक्ष्य 2047 मतलब हर चीज को घुमा फिरा कर हाँ, उन्होंने विकसित ऐड भारत किया। पे लेके चले गए हैं, है ना। तो देखिए आप अपने निष्कर्ष को अलग अलग रखें ना, ठीक है। अब ये मतलब समझ रहे हैं कि ये थॉटफुल ऐसे है, इसका विकसित भारत, इस निष्कर्ष का विकसित भारत से क्यों जोड़ना है इसको? क्या ये डेवलपमेंटल ऐसे था क्या? इसका टॉपिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ तो नहीं था, ठीक है। ये विचारात्मक इसमें लिखना है आपको, तो इसका ऐसे भी जो है ना, मतलब इसका निष्कर्ष भी आप दूसरे तरीके से दे सकते हैं। हर क्वेश्चन का जो है निष्कर्ष आप वही देखेंगे, विकसित भारत सब जगह वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा है ना, मतलब अच्छा आपके मार्क्स पे इसका असर पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी विकसित भारत यहाँ पे लिखा गया, मतलब हर ऐसे में आपको लास्ट में आपको विकसित भारत मिल जाता है। इवन मैंने जीएस के भी आंसर्स देखे तो उसमें भी इसी तरीके का दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल सर। जी सर, और आपके द्वारा दूसरी कुछ बात ये है ना सर कि जिस बच्चे का थोड़ा सा जो है कि अगर लोअर साइड में मार्क्स पे कट ऑफ पे क्लियर होता है में, तो उसको इंटरव्यू में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, और जब बिल्कुल वो मेहनत बिल्कुल करेगा तभी जा करके फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और जिनका एक कि चीज थोड़ा बेहतर मार्क्स आ जाता है तो वो इंटरव्यू में अच्छा करके उसके बाद जो है कि बेहतरीन पोस्ट एक बार में ही लेके अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन को एंड कर सकते हैं। नहीं तो साइकिल बिल्कुल घूमते रहता है, हर बार एग्जाम देना है, हर बार एग्जाम देना, और ऐसा पोस्ट कब आएगा अब किसी को पता तो है नहीं, और इलेक्शन हो ही गया है, अब तो कुछ होना होना है नहीं, तो जैसे इसलिए जी एक चीज ये बताना चाहेंगे हम सर, है ना, एक चीज हम ये बताना चाहेंगे कि इस बार 5,000 के आसपास कॉपी चेक होंगी, मतलब 5,000 के आसपास तो रिजल्ट आ रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये अनुमान लगा पाना कि अभी इसका कितना कट ऑफ जाएगा, है ना, ये कहते हैं कि अंधकार में अंधेरे में तीर चलाने के समान है, ठीक है। तो आपको 450 आ रहा है कि 400 आ रहा है पता ही नहीं है अभी तो, है कि नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो मान के चलेंगे ना कि जिसको 450 के आसपास जिनका मार्जिन है वो तो पॉजिटिव साइड में है, और जिनका 400 के आसपास है वो निगेटिव साइड में है। तो जिनकी कॉपी पे भी 400 380 के आसपास नंबर दिख रहा है, उनको क्या करना है, उनको अपने मतलब देखिए, जिनको अच्छा नंबर आ रहा है वो भी अपने इंटरव्यू पे विशेष ध्यान दें, लेकिन जिनको थोड़ा कम साइड में नंबर आ रहा है उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप 10 नंबर 15 नंबर का एज अपने इंटरव्यू में ले लेते हैं तो वो आपको वहां पे कोप अप कर देगा, ठीक है। मेंस में अगर कम नंबर भी रहता है तो वो देखिए, पिछली कॉपी में मार्किंग कर दिया गया है, जिनकी कॉपी है उनको दिखा भी दिया जाएगा, ठीक है। एक और देख लिया जाए क्या सर? सर ये अभी कॉपी चेक जो किए हैं इसमें कितना मिक्स मार्क्स बता दीजिए इसमें कितना देख। देखिए इनके नंबर पे मतलब इनके कॉपी पे लिखा भी गया था। एससे में जो है ना, मैंने अलग से लिख के रखा है यहाँ पे, ऊपर में एक अप्रोक्स मार्क्स लिख दिया गया, इससे कम इनको नहीं मिलेगा, 165 के आसपास इनका नंबर रहेगा, ठीक है। इससे बस इतना ही होगा सर? हाँ, इनके एसए में इतना मिल सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं आएगा इनको, ठीक है।
चलिए मतलब सर मिनिमम जो आपके द्वारा जो मार्किंग किया सर जा रहा है सर वो मिनिमम मार्किंग है सर। हम लोग इसके लोअर बारे में साइड हम पे लोग ही बात चलते हैं। करेंगे, बिल्कुल जी 165 प्लस लिखा हुआ है तो वो 165 के ऊपर ही रहेगा आपका। देखिए ये कॉपी मुझे नहीं पता है किनकी है, बट इनके ऐसे में खासियत क्या है मैं वो पहले, सर मैं अब एक जनरल व्यू बता देता हूँ।